हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हम लोगों की ये इंडिया के इंट्रोडक्शन पर है, यानी कि हम परिचय से शुरुआत करेंगे क्योंकि देखो पीसीएस ओरिएंटेड क्लास है ये हम लोगों की, है ना। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे जो आपके पीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, बट ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो इंडियन ज्योग्राफी कवर अप नहीं होगा। अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कवर अप कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो देखो आप सब लोग जानते हो कि भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम पूरे विश्व के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे पूरी अर्थ सरफेस के बारे में पूछा जाए, मतलब पूरी पृथ्वी की सतह के बारे में, तो अर्थ सरफेस में यानी कि पृथ्वी की सतह में हम लैंड और वाटर दोनों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि स्थलीय सतह भी आ जाती है इसमें और जलीय सतह भी आ जाती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पूरी पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग हमारा जो भारतीय स्थलखंड है वो बनाता है, तो आप याद रखेंगे 0.57% पार्ट है, ठीक है, जो टोटल अर्थ सरफेस का बनाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड सरफेस की बात होगी, है ना, मतलब अगर हम वाटर सरफेस को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, वाटर सरफेस को हटा दे रहे हैं, केवल लैंड सरफेस की बात हो रही है, तब कितना बनेगा 2.4%, 2.4%। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारा भारत जो है वो कुल स्थलीय सतह का कितना प्रतिशत भाग बनाता है या पूरी पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भारत का देखो कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें हम सब लोग जानते हैं कि कुछ क्षेत्रफल है जो पाकिस्तान ने जिस पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है, और वो कितना है, ऑलमोस्ट आप याद रखेंगे 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है। और 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो एरिया है वो किसके अधीन है, वो चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो टोटल, हम जब टोटल बोलते हैं तो हम इन दोनों को इंक्लूड करके बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों को इंक्लूड करके तब हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो बोला जाता है। तो ये तो हम लोगों ने जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली। अब आप देख रहे हो कि 2011 की ही जनगणना अभी तक आई है ना, जो ऑफिशियल आधिकारिक जो आंकड़े हैं हमारे पास वो 2011 की जनगणना के हैं। और 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 1210 मिलियन थी, ठीक है, यानी कि अराउंड 1.2 बिलियन के आसपास, ठीक है, 1.2 बिलियन के आसपास। और कितना था, 17.5%, यानी कि 17.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और आप सब लोग जानते हो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हम, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारी। और जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी हम चाइना को बीट करके सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश जो है वो बन जाएंगे। तो कौन कौन सी लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, रशिया है, कनाडा है, यूएस है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री हम लोग। एक सेकंड। अच्छा, आप सभी लोगों को आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? जो भी लोग क्लास देख रहे हैं एक बार ज़रा सब लोग बेटा फीडबैक दे दो, क्लास मतलब आवाज़ आपको साउंड क्लियरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरे एंड से मैंने जो भी ऑप्टिमम सेटिंग्स हैं वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप सभी लोग एक बार मुझे फीडबैक दे दो।
ये जो लाइव चैट का ऑप्शन है, क्लियर है सभी लोगों को? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आई होप ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, आवाज़ आप लोगों को आ रही है ठीक से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, आगे बढ़ करके बेसिकली हम लोगों को क्या बात करनी है कि भारत का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, मतलब एक तरीके से आप बोलोगे कि हमारे देश का जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बात करनी है। अब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये मैप आप लोग देख रहे हैं। जैसे अगर हम लैटिट्यूड की बात करें सबसे पहले, तो भारतीय जो मुख्य भूमि है हमारी, है ना, जब मैं मुख्य भूमि बोलता हूँ तो मुख्य भूमि का मतलब होता है कि ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और ये है हमारा लक्षद्वीप। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, अभी साइड कर देते हैं, मतलब हम आइलैंड्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, मुख्य भूमि के बारे में बात करें, मेनलैंड के बारे में। तो मेनलैंड को अगर आप देखोगे तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में हम चलें और मुख्य भूमि के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। यानी कि पहली चीज़ तो यहाँ से ये हो गई कि हमारा जो इंडियन लैंडमास है, जो भारतीय हमारा स्थलखंड है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि दोनों ही लैटिट्यूड आप लोग देख रहे हो किसके हैं, नॉर्थ के, उत्तर के। फिर अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। और ये भी आप देख सकते हो कि ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो इस हिसाब से, क्योंकि ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है, तो हमारा जो भारत हो जाएगा वो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने क्या देख ली कि भारतीय मुख्य भूमि जो है, मेनलैंड जो है, उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे बढ़ें, देखिए लैटिट्यूड एक अलग चीज़ है, लेकिन आपसे बिंदु भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, या सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो आप देख रहे हो कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु है उसे हम गौर मोता या गौहर मोती कहते हैं, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पर है, किबिथु, और किबिथु हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैप में अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा गौहर मोती, ओके। और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा किबिथु, ओके। तो ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब उत्तर दक्षिण की अगर बात की जाए तो जैसे सबसे उत्तरी बिंदु अगर हम देखें, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, आप देख रहे हो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है, इंदिरा कोल, ठीक है। और कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में। अच्छा, मैं कोल के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि भाई भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। नाउ व्हाट इज कोल? कोल जो है ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से आप बोलोगे एक ग्लेशियल टोपोग्राफी के लिए या ग्लेशियल स्ट्रक्चर के लिए, हिमानीकृत संरचना के लिए।
और ये एक तरीके का दर्रा, मतलब कोल का मतलब होता है पास, है ना, कि किसी माउंटेन रेंज के आर पार एक दर्रा अगर बन गया है ग्लेशियर्स के द्वारा अपर्दन होने से, ग्लेशियल इरोजन होने से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंदिरा कोल, ठीक है, या उससे आप कोल कहोगे। और ये यहाँ पर सियाचिन जो मुस्ताग रीजन है, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, यहाँ पर हमें एक इसी तरीके का दर्रा मिलता है, उसे इंदिरा कोल बोलते हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अच्छा, अब अगर आप बात करोगे सदर्न मोस्ट पॉइंट के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कोमोरिन है। कौन से जिले में है, कन्याकुमारी जिला, और किसका, तमिलनाडु का। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेंगे कि दक्षिणतम बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, केप कोमोरिन, और ये कहां पर मिलेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर। अब ये है मुख्य भूमि। क्या आपने मेनलैंड को देख लिया, जो मुख्य भूमि है उसके बारे में बात कर रही हूं। लेकिन अगर हम मेनलैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ें और पूरे के पूरे भारतीय संघ की बात करें, जो हमारा इंडियन यूनियन है, इस पूरी इंडियन यूनियन की बात करें, पूरे भारतीय संघ की बात करें, तो हमें एक चीज यहां पर देखने को मिलती है कि पूरे भारतीय संघ का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, ये हमें कहां पर मिलता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड आपको कहां पर मिलेगा, आप समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार जो हमारा ग्रुप है ना, ये आप देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार है, इसमें एकदम ये जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ये वाला, समझ रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला आइलैंड हमारा हो जाएगा ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु है, और जिसे दो नाम से जाना जाता है, एक इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये किस लैटिट्यूड पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक मेयरली फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूं। तो हमने जो भी हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कुछ भी देखना था वो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली। अब एक चीज और है कि अगर हम ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो पढ़ रहे हैं, तो आप एक चीज जरा नोटिस करिए कि नॉर्थ में है 37 डिग्री 6 मिनट, साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, वेस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट, और ईस्ट में है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बात को इस तरीके से समझें कि जैसे हमारा जो भारतीय स्थलखंड है, जो इंडियन लैंडमास है, आप इसका नॉर्थ साउथ अगर एक्सटेंशन देख रहे हो, तो 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, ओके। और अगर आप वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन देखोगे तो एक तरफ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। बट एक फर्क देख रहे हो आप कि जब हम केप कोमोरिन से इंदिरा कोल तक आते हैं तो एंगल तो हम यहाँ पर लगभग 30 डिग्री का कवर करते हैं, बट दूरी कितनी कवर कर लेते हैं, 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर जब हम यहाँ किबिथु से गौहर मोती से चलना शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, किबिथु तक, तब भी हम एंगल की अगर आप बात करोगे तो कितना एंगल कवर कर रहे हैं, लगभग 30 डिग्री के कोण को कवर करते हैं। लेकिन दूरी यहां पर कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि इन केस सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार अगर हम देखें तो एंगल तो दोनों ही तरफ लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी
हमें दूरी में अंतर क्यों मिलता है, डिस्टेंस जो है एक्चुअल डिस्टेंस उसमें हमें डिफरेंस क्यों मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स देख रहे हो ना, ये लाइंस जो इस तरीके से बनी हुई हैं, देशांतर, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतरों के बीच की सबसे ज़्यादा दूरी इक्वेटर पर होती है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, जो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस है, जो देशांतरों की दूरी है, वो क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि भारत में अगर हम पूर्व पश्चिम दिशा में देखें तो डिस्टेंस तो केवल 2933 किलोमीटर की है, लेकिन इस डिस्टेंस में 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो इस तरीके से क्या हो जा रही हैं, निकल जा रही हैं। बात समझ में आई। और जब आप बात करोगे लैटिट्यूड्स की, तो आपको ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड्स के बीच की यानी कि अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो पूरी पृथ्वी पर लगभग कैसी बनी रहती है, एक जैसी बनी रहती है। उसमें कोई परिवर्तन, कोई खास हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर अगर आप अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी देखेंगे तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। मतलब 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के इंटरवल पर अगर आप 2 लैटिट्यूडनल लाइंस ड्रॉ करोगे ना, तो उनके बीच की दूरी लगभग आपको कितनी मिलेगी, 111 किलोमीटर। बट अगर 1 डिग्री के डिफरेंस पर हम 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को ड्रॉ करें, तब हम क्या देखेंगे कि इक्वेटर पर तो उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन पोल्स की तरफ जाने पर धीरे धीरे ये दूरी घट करके पोल्स पर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस वजह से हमें ये फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है कि दूरी एक्चुअल डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो दोनों तरफ कैसा है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इन केस कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि भारत का जो भी हमें अक्षांशीय विस्तार मिल रहा है या जो भी हमें देशांतरीय विस्तार मिल रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या है, मतलब इसके प्रभाव हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे आपने एक चीज़ समझी कि अगर हम ये मैप देखें, ठीक है, तो इस मैप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है केप कोमोरिन, ठीक, इस जगह पर, और यहाँ पर लगभग इस पॉइंट पर आपको आकर के क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा कोल। अब 8 डिग्री के आसपास से आपने चलना शुरू किया और आप यहाँ आ गए लगभग 37 डिग्री तक। तो उत्तर दक्षिण दिशा में भारत का जो विस्तार है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिया का जो एक्सटेंशन है, वो हमने बात कर ली कि ये है अबाउट 30 डिग्री का। अब हमसे यही पूछा जा रहा है या हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो 30 डिग्री का विस्तार है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं। तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इंसोलेशन यानी कि सनलाइट की बात हो, सूर्य के प्रकाश की बात हो, तो क्या हम एक चीज़ बोल पाएंगे कि भारत में किसी भी सीजन में हम ले लें या किसी भी मंथ में हम ले लें, क्या हम ये कह सकते हैं कि केप कोमोरिन से लेकर इंदिरा कोल तक जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होगा, जो सूर्य तप की मात्रा होगी, वो एक बराबर मिलेगी? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हम एक सिंपल सी चीज़ पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी में, कि ये जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है ना, सूर्य तप की जो मात्रा होती है,
इस सूर्य तप की मात्रा को अगर आप देखोगे, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को अगर आप देखोगे, तो एक बहुत सिंपल जनरलाइजेशन आप ये कर सकते हैं कि इधर है आपका इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, इधर है आपका 90 डिग्री यानी कि पोल। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है, डिक्रीज होती, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो अगर भारत के कुछ हिस्से इक्वेटर के नजदीक हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि विषुवत रेखा से दूर हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जितने भी इलाके हैं भारत के, जितने भी क्षेत्र हैं भारत के, उन सबको जो इंसोलेशन मिलेगा, जो सूर्य तप मिलेगा, वो बराबर मिलेगा। आप सीधे सीधे बोलोगे कि भारत के अलग अलग भागों में जो इंसोलेशन है, जो सूर्य तप है, वो हमें कैसा प्राप्त होता है? डिफरेंट प्राप्त होता है। अब जब हम बात इंसोलेशन की कर रहे हैं, तो जरा यहां पर हम देखें कि इस तरीके से भारत के बीचों बीच से एक लाइन निकल रही है, और ये लाइन क्या है? ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के साउथ में, टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत का जो हिस्सा कर्क रेखा के दक्षिण में है, इसको आप क्या नाम देंगे? ये हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्योंकि हम सब लोग पढ़ते हैं कि आप शून्य से अगर शुरू करोगे, 0 से अगर आप शुरू करते हो और आप 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ चले जाएं या दक्षिण की तरफ चले जाएं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन यहीं पर हम देखेंगे कि भारत का कुछ हिस्सा है जो कि कर्क रेखा के यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में भी है। ओके, दिस होल रीजन इज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको हम किसके अंतर्गत, मतलब ट्रॉपिकल रीजन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलोगे कि ये रीजन कौन सा हो जाएगा? हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत के अलग अलग हिस्से अलग अलग अमाउंट में सनलाइट रिसीव करते हैं, इंसोलेशन रिसीव करते हैं, सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं। और क्योंकि सोलर एनर्जी डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी चीज़ें कि टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा, तापमान अलग अलग मिलेगा। और अगर तापमान में फर्क है, तो उसी वजह से आपने आधे भारत को ट्रॉपिकल बोल दिया और आधे भारत को हम क्या बोल रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो एक तो ये चीज़ हो गई है ना कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन वेरी करेगा। आप बोलोगे कि टेम्परेचर, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, वो वेरी करेंगी, यानी कि बेसिकली वी कैन से दैट देयर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, जो जलवायविक दशाएं हैं, उन जलवायविक दशाओं में हमें क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। और क्या है इसमें? तो हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट increases with increase in latitudinal value। मतलब सिंपल है, ऐसा नहीं है कि जो बात यहां पर लिखी हुई है ये सिर्फ भारत पर लागू होती है। हम पूरी की पूरी अर्थ के बारे में, जैसे अगर हमने मान लिया हमारी अर्थ है, इसको हमने ले लिया, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, और इस तरीके से हमने एक्सिस बना लिया, दिस इज 90 डिग्री साउथ, और इसको हमने मान लिया ये है 90 डिग्री नॉर्थ। तो एक सिंपल चीज है कि इक्वेटर पर पूरे साल, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी समय हो, पूरे साल इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 12 आवर्स डे एंड नाइट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन
अगर आप पोल्स की बात करोगे, ध्रुवों की बात करोगे, तो हमें 6 मंथ्स डे एंड नाइट, 6 मंथ्स डे एंड नाइट देखने को मिलता है। 6 महीने का दिन और रात जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, गाइस थोड़ा साउंड को लेकर के कंप्लेंट आ रहा है, तो आप लोग जितने भी लोग क्लास देख रहे हो, एक बार आप सब लोग ज़रा मुझे फीडबैक दे दो कि आप सभी लोगों को सुनने में, साउंड में कोई प्रॉब्लम। अगर आप ईयरफोन लगा करके क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऑडियो कम तो नहीं आ रहा है? चलिए, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है देन इट्स फाइन। हाँ, तो मैं देखो ये बता रहा था कि अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता है, वैसे वैसे डे या फिर नाइट की जो ड्यूरेशन है ना, ये बढ़ती जाती है। और ऑब्वियस सी चीज़ है कि डे एंड नाइट की ड्यूरेशन एक साथ तो बढ़ नहीं सकती है भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही समय पर 14 आवर्स का डे और 14 आवर्स की नाइट हो जाएगी। अगर 14 आवर्स का डे होगा तो 10 आवर्स की नाइट, और अगर 14 आवर्स की नाइट होगी तो 10 आवर्स का डे होगा, है ना। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है जो आप लोग लगा सकते हो। तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब समर सीजन होता है, मैं आपको ये चीज़ इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हेन देयर इज समर सीजन, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, सो ड्यूरिंग समर सीजन जो डे की ड्यूरेशन है ये इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूडनल वैल्यू। यानी कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो दिन की अवधि है, जो ड्यूरेशन ऑफ डे है, ये बढ़ता है। लेकिन वहीं जब विंटर सीजन आता है, जब शीत ऋतु आती है, तो विंटर सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि ड्यूरेशन ऑफ डे की जगह पर इंक्रीज हमें देखने को मिलता है किसमें? ड्यूरेशन ऑफ नाइट। कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ नाइट जो है वो बढ़ता जाता है। एंड ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर ड्यूरेशन ऑफ नाइट बढ़ेगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो घटेगा। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो, हम एक चीज़ सिंपली यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जैसे ये हमारा इंडियन लैंडमास है। अब इस इंडियन लैंडमास में अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ कन्याकुमारी से, केप कोमोरिन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो किसी भी दिन, ओके, कोई भी आप एक डे चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आज का ही दिन अगर हम ले लें, ठीक है, आज भाई 6 जुलाई है, तो हम ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि 6 जुलाई को यहाँ श्रीनगर में जितना ड्यूरेशन ऑफ डे होगा उतना ही यहाँ पर हमें नागपुर में भी उतना ही हमें ड्यूरेशन ऑफ डे देखने को मिलेगा, उतना ही यहाँ पर हमें बेंगलुरु में भी देखने को मिलेगा। ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबका लैटिट्यूड अलग अलग है। तो लैटिट्यूड अलग होने पर, अक्षांश अलग होने पर सिर्फ अमाउंट ऑफ इंसुलेशन का ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि लैटिट्यूड अलग होने पर हम क्या देखते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि भारत के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात की जो अवधि होगी वो भी डिफरेंट हमें देखने को मिलेगी, वो भी हमें अलग देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा
एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं और वो क्या है, चेंज इन लैटिट्यूडनल वैल्यू। ठीक है, चेंज इन लैटिट्यूडनल वैल्यू कॉजेस चेंज इन द इफेक्ट ऑफ सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं ऋतु परिवर्तन की, यानी कि सीजन चेंज की। ठीक है, सीजन चेंज, ऋतु परिवर्तन की बात हो रही है। अब देखिए, जैसे एक बात है कि हमें इंडिया में सीजन चेंज देखने को मिलता है, हमें भारत में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन क्या भारत के सभी हिस्सों में ऋतु परिवर्तन एक समान रूप से होता है? ये जो मैप हमारे सामने है, इस मैप को अगर हम इस तरीके से समझें कि ये हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि पूरा का पूरा जो भारतीय स्थलखंड है, इस भारतीय स्थलखंड में आपको विंटर एंड समर, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु दोनों ही देखने को मिलती हैं। लेकिन दोनों ऋतुओं का जो प्रभाव है, दोनों सीजन्स का जो इफेक्ट है, वो ऐसा नहीं होता है कि नॉर्थ इंडिया और जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है दोनों में बराबर हो। हमें एक सिंपल चीज देखने को मिलती है कि अगर हम सीजन चेंज की इफेक्टिविटी की बात करें, ऋतु परिवर्तन की प्रभाविता की बात करें, तो हमारा ये जो नॉर्थ इंडिया है, इसके बारे में आप बोल सकते हो कि सीजन चेंज इज मोर इफेक्टिव। सीजन चेंज इज मोर इफेक्टिव। जो ऋतु परिवर्तन है वो अधिक प्रभावी है, ज्यादा प्रभावी है वो। और वहीं अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हो, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हो, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि सीजन चेंज इज लेस इफेक्टिव। ये तो आप नॉर्थ साउथ का अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उस नॉर्थ साउथ के कंपैरिजन के बेसिस पर ये बात बता सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जब हम ऋतु परिवर्तन को पढ़ते हैं या उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ साउथ का ही कंपैरिजन हमें यहाँ पर करना है। आप इसके अलावा ये कंपैरिजन भी कर सकते हो कि ये जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज, ठीक है, अगर इन कोस्टल एरियाज को हम कंपेयर करें इनके साथ, ये जो हमारे इंटीरियर पार्ट्स हैं, आंतरिक भाग है, इस पूरे इलाके को अगर आप छोड़ दोगे इस तरीके से, तो ये बाकी के जितने भी हिस्से हैं ये सब इंटीरियर पार्ट्स ही हो जाएंगे ना, ये सब आंतरिक भाग हो जाएंगे, कोस्ट लाइन से दूर है। तो यहाँ पर एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि आप ये जो देखोगे, ये जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ये जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, इन कोस्टल एरियाज में हमें क्या देखने को मिलता है? इन कोस्टल एरियाज में हम देखते हैं कि यहाँ पर सीजन चेंज जो है वो कैसा है? लेस इफेक्टिव है, कम प्रभावी है। अगर हम तटवर्ती इलाकों में देखें तो वहां पर हमें ये नहीं देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा विंटर सीजन होता है, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है। पूरे साल अगर आप देखोगे तो तापमान जो है वो लगभग एक जैसा बना रहता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट काम करता है ओशंस का, महासागरों का मध्यमकारी प्रभाव काम करता है। हाँ, साथ में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली इक्वेटर के क्लोज है, तटवर्ती जो हमारी विषुवत रेखा है उसके नजदीक है। एक चीज और है कि जो हमारे ये इंटीरियर पार्ट्स हैं, इन इंटीरियर पार्ट्स को अगर आप देखोगे, ये जो हमारे आंतरिक भाग हैं, तो इन इंटीरियर पार्ट्स में, इन आंतरिक भागों में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीजन चेंजेस मोर इफेक्टिव, यानी कि ऋतु परिवर्तन जो है वो अधिक प्रभावी है। तो ये भी हमें एक चीज देखने को मिलती है कि
ऋतु परिवर्तन होता तो सभी जगह पर है, लेकिन हर जगह पर एक समान रूप से प्रभावी ये हमें देखने को नहीं मिलता है। हर एक जगह पर एग्जैक्ट सेम इंटेंसिटी हो इसकी, ऐसा नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे जो लैटिट्यूड के जो इफेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लैटिट्यूड को छोड़ करके आ जाएं किस पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरीय विस्तार, और इसमें समझें कि अगर दो स्थानों के देशांतर में अंतर होगा तो उनके बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे फिर हम यहीं पर उस बात को करें कि ये भारत का एक किनारा है, एक छोर है, और ये भारत का एक छोर है। यहां पर वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहां पर वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, अब अगर ये जो मैप हमने देखा, यहां पर एक और मैप मैं आपको दिखाऊं। आप यहां पर देख रहे हुए अरुणाचल की राजधानी है, ईटानगर है। यहां पर हम पटना को ले लें, यहां पर हम भोपाल को ले लें, और यहां पर हम गांधीनगर को ले लें। आपसे अगर पूछा जाए कि ये भारत के जो 4 राजधानी नगर हैं, जो कैपिटल सिटीज हैं, ईटानगर है, पटना है, भोपाल है, गांधीनगर है, क्या इन सभी कैपिटल सिटीज में सनराइज एंड सनसेट एक ही समय पर होगा? तो आप बिल्कुल बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग एक चीज जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए सीधी सी बात है कि भारत में जब सूरज निकलेगा तो सबसे पहले कहां निकलेगा? किबिथू में, और सबसे बाद में अगर सूरज निकलेगा तो कहां पर निकलेगा? गौहर मोती में। तो यानी कि अगर आप सनराइज और सनसेट की बात करोगे तो ईटानगर में सूर्योदय भी सबसे पहले होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। और गांधीनगर, अगर इन चारों शहरों की ही मैं बात करूं तो इन चारों शहरों में आप देखोगे, क्योंकि ये सबसे वेस्ट में है, सबसे पश्चिम में है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर सनराइज और सनसेट दोनों सबसे बाद में होंगे। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये जो पॉइंट्स हम लोगों को देखने थे, ये जो चीजें हम लोगों को बात करनी थी, वो हमने देखा कि सनराइज और सनसेट में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और क्या? डिफरेंस इन लोकल टाइम। डिफरेंस इन लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय में अंतर। अब ये स्थानीय समय क्या है? सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो। देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना लोकल टाइम, स्थानीय समय, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि कोई भी अगर प्लेस है, कोई भी अगर स्थान है, उसका टाइम, उसका समय किसके अकॉर्डिंग? उसका समय सन के रिलेशन में, यानी कि सूर्य के सापेक्ष उस पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकेशन है, उस स्थान विशेष की जो अवस्थिति है, उसके अनुरूप जो समय होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज यहां पर बोलूं, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में एक सिंगल टाइम जोन को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है बात। लेकिन क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि जब ये ईटानगर एकदम सूर्य के सामने होगा तो ठीक उसी समय पर गांधीनगर भी एकदम सूर्य के सामने होगा? आप ये तो नहीं कह सकते। दोनों के बीच में फर्क है, दोनों के बीच में डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में दोनों के। तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर आप ईटानगर ले लीजिए, दिसपुर ले लीजिए, ठीक है,
आपने पटना ले लिया, यहाँ पर लखनऊ ले लें, यहाँ पर भोपाल है, जयपुर है, गांधीनगर है, इन सभी शहरों को अगर आप देखोगे तो सूर्य के रिलेशन में इन सब की जो पोजीशन होगी ना वो डिफरेंट होगी, ये सेम नहीं होगी। और अगर आप जरा सोच करके देखो कि ये हमारा सन है और ये है हमारी अर्थ, पृथ्वी है। यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, तो ये सूर्य के एकदम सामने है, ये सन के एकदम ऑपोजिट है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। तो क्या इन सबका समय एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोकल टाइम का, स्थानीय समय का क्या मतलब होता है? सन के रिलेशन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या पॉइंट का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लोकल टाइम बोलते हैं। अब बोला जा रहा है कि लोकल टाइम में डिफरेंस होगा। कैसा डिफरेंस? किस तरीके का डिफरेंस? देखिए डिफरेंस कैसा होगा। एक सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेशन करती है, घूर्णन। और घूर्णन अगर आप देखेंगे तो 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। तो अब अगर आप 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 15। ये 15 क्या है? कि हमारी पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो यानी कि अर्थ को अगर 1 डिग्री घूमना है तो कितना समय लगेगा? आप सिंपली 60 मिनट्स को 15 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4 मिनट। यानी कि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अब आपको याद ये रखना है, सुनो, जैसे यहां पर ये आप देख रहे हैं कि 80 डिग्री ईस्ट की लाइन है, ये 84 डिग्री ईस्ट है और ये 76 डिग्री ईस्ट है। हमारी अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से घूमती है ना, लाइक दिस। अब जरा एक चीज सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 80 डिग्री की लाइन सन के एकदम सामने है, 80 डिग्री की लाइन सन के एकदम सामने है, अगर ये सन के एकदम सामने है तो इसका मतलब है यहां पर दोपहर के 12 बजे होंगे, क्योंकि दोपहर के 12 बजने का मतलब यही होता है कि जब सन एकदम ओवरहेड है, सन एकदम सीधा चमक रहा है, शैडो नहीं बन रही उस समय पर, दैट इज 12 PM। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप एक चीज समझ सकते हो कि अगर 80 डिग्री ईस्ट अभी सन के सामने है तो 84 डिग्री कुछ समय पहले रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? कुछ समय पहले रहा होगा। और 76 डिग्री ईस्ट कुछ समय बाद आएगा। मतलब ये है, जैसे ये अगर हमारा सन है, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी। अब मान लो ये 80 डिग्री ईस्ट है, ये 76 डिग्री ईस्ट है, ये 84 डिग्री ईस्ट है। अर्थ घूमती है ऐसे, इस तरीके से। तो अगर ये अभी एकदम सन के सामने है तो इसका मतलब कुछ देर पहले ये भी यहाँ रहा होगा, और इसका मतलब ये भी है कि कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपने पढ़ा कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। यहां पर कितना डिग्री है? 4 डिग्री है ना, तो 4 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा? 16 मिनट। समझ आई बात? तो 84 डिग्री ईस्ट का समय कितना हो? अगर यहां 12 बजा है तो यहां पर समय कितना होगा? 12:16 PM। ठीक है, क्योंकि 16 मिनट पहले ये भी 12 बजे की पोजीशन पर था। 76 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा? अभी पृथ्वी 4 डिग्री घूमेगी तब ये सूर्य के सामने आएगा,
तो 4 डिग्री घूमेंगे तो 16 मिनट लगेगा ना, तो -16 कर देंगे, -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11:44 AM। समझ आई बात? तो जब भी दो प्लेसेस जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर हैं, अलग अलग देशांतर पर हैं, उनके अगर आप समय की तुलना करेंगे, उनके आप लोकल टाइम को अगर आप कंपेयर करोगे, तो उनका जो लोकल टाइम है, उनका जो स्थानीय समय है, वो एक दूसरे से हमें कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए अब भारत का हिसाब किताब अगर देखा जाए, ये सारी कैलकुलेशन समझने के बाद अगर आप इंडिया के बारे में देखें, 68 डिग्री और 97 डिग्री अंतर कितना है? अंतर यहां पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30 डिग्री का। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 120 मिनट्स डिवाइड कर दीजिए 60 से, यानी कि 2 आवर्स। तो सीधा मतलब ये हो गया कि एक तरफ अगर हम गुजरात लें और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश लें, तो दोनों के समय में अंतर कितना होगा? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है बात? अच्छा, ये तो गया समय में अंतर। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक सिंगल टाइम जोन को फॉलो करता है, और भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82.5 डिग्री। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, भारतीय मानक समय की बात करें, तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो। ठीक, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 82.5 डिग्री ईस्ट को चूज कब किया गया था। हमने 1 सितंबर 1947, 1 सितंबर 1947 को आप एक तरीके से बोलोगे एक्सेप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था इसे, कि भारत में जो समय चलेगा वो किस लाइन के हिसाब से चलेगा? 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक, क्यों 82.5 को चूज किया? वाई 82.5? देखिए, 82.5 चूज करने के 2 रीजंस हैं। पहला, आप यहां पर बीचों बीच खड़े हो जाइए 82.5 पर। अब अगर आप 82 में से 68 माइनस करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ऑलमोस्ट 15 डिग्री का डिफरेंस है, लगभग 15 डिग्री का। और 97 डिग्री 25 में से 82 30 माइनस करेंगे, तो यहां पर भी अंतर जो है वो कितना है? लगभग 15 डिग्री का। तो पहली चीज तो ये है कि 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने क्यों चूज किया? हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ये लाइन लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के निकलती है। ओके, ऑलमोस्ट मिडिल से होकर के पास करती है। दूसरा, अब आप बोलोगे कि मिडिल से होकर के पास करती है, तो 82 चूज कर लेते, 83 चूज कर लेते, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती। ये साढ़े लगाने की क्या जरूरत थी? आधा लगा के क्या किया इन लोगों ने? तो देखो, एक इंटरनेशनल आप बोलेंगे कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब एक प्रकार की परंपरा है कि सभी देश अपना जो स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करते हैं ना, वो 7.5 के मल्टीपल में चूज करते हैं। 7.5 के गुणक, मतलब आप बोलोगे 7.5 क्यों? क्योंकि 7.5 को अगर आप देखोगे तो ये 30 मिनट के समय अंतर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अगर हमसे अलग टाइम जोन फॉलो कर रहा है, ठीक,
तो वो जो लाइन चूज करेगा और हमने जो लाइन चूज की है, उन दोनों के बीच में आप देखोगे भाई 68 के आसपास इनका है, यहाँ पर हमारा 82 के आसपास है। तो अब अंतर कितना हम मेंटेन कर सकते हैं? अंतर आप देखोगे, अब ऐसे पाकिस्तान कुछ भी रख ले और फिर अंतर हो जाए भारत और पाकिस्तान के समय में, मान लीजिए कि 46.5 मिनट का अंतर है, तो वो एक कम्युनिकेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो इसीलिए एक कंसेंसस कंट्रीज के बीच में बना कि एज अ कन्वेंशन हम क्या करेंगे, जो भी अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो अनाउंस करेगा, वो कितने के मल्टीपल में अनाउंस करेगा? 7.5 के मल्टीपल में। तो इसलिए भारत ने भी 7.5 के मल्टीपल में 82.5 डिग्री को जो है वो चूज कर लिया। ठीक है, तो 1 सितंबर 1947 को चूज किया गया। क्यों चूज किया गया? क्योंकि ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के निकलता है और 7.5 के मल्टीपल में। अब एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन है, आप ये देख रहे हो, इस तरीके से निकल करके जा रही है, तो पूछ लेगा कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन भारत में किन किन स्टेट्स से होकर के निकलती है। तो मैं आपको स्टेट्स अगर बताऊं कि किन किन राज्यों से होकर के निकलती है, तो आप यहां पर याद रखोगे कि ये लाइन लगभग, ठीक है, किस तरीके से होकर के निकलती है। आप मान लीजिए ऐसे, अगर हम इस तरीके से एक लाइन खींच लें, ये पहले यूपी से निकलती है, फिर एमपी से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर ओडिशा से निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश से। समझे? तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य हैं जिनसे होकर के ये हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट की लाइन जो है वो निकलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपसे पीसीएस में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें जो है वो देख ली। अच्छा, ये मैं देखो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो अपना 2933 किलोमीटर। तो क्यों है ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज जो आप सब लोग जानते भी हो और याद रख लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के निकलती है। और मैंने बताया कि सब ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में डिवाइड करती है, लिखा भी है, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय बांटती है। 8 राज्यों से होकर के निकलती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन कंट्रीज का नाम जो है वो आप लोगों को याद रख लेना है कि किन किन स्टेट से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है वो पास करती है। तो यहाँ पर आकर के जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और ये सारी चीजें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले भारत की तटरेखा को देख लेते हैं और तटरेखा के बाद जो हमारे इंडिया के बॉर्डर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करके कंप्लीट करेंगे। देखिए, जब कोस्ट लाइन की बात आती है, तटरेखा, तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, या फिर आप 7516.6 किलोमीटर बोलेंगे। मेनलैंड, मुख्य भूमि 5422 किलोमीटर है और 2094 किलोमीटर किसकी है? आइलैंड्स की। ठीक, अब यहां पर अगर आप स्टेट्स को देख रहे हो तो गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी, 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जा रहा है
973। तीसरे पर तमिलनाडु है 906। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद केरल का नंबर है, ओडिशा आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, वेस्ट बंगाल और गोवा है। अब ये जो स्टेट्स हैं, आपको ये भले ही ये लंबाई ना याद रहे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो सबसे बड़ी तटरेखा है और जो सबसे छोटी तटरेखा है राज्यों में, वो आप लंबाई जरूर याद रख लीजिएगा। बट आपको ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस आपको जरूर याद रहना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है राज्यों में। लेकिन अगर बात आ जाए किसकी, बात आ जाए जो हमारी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार 1962। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि गुजरात की भी तटरेखा केवल 1200 किलोमीटर लंबी है और अंडमान निकोबार 1962। यानी कि अगर सवाल ये बन जाए कि पूरे भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है और राज्य या यूटी ऑप्शन में ना हो, मतलब आपसे कोई एक चूज करने के लिए ना कहा गया हो, तो आप सीधे सीधे क्या चूज करेंगे, अंडमान एंड निकोबार। और सबसे छोटी तटरेखा है दमन एंड दीव। क्लियर? तो ये तो कोस्टलाइन से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े आप लोगों को याद रखने। ठीक, यहाँ मैप में भी आप लोग देख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है भाई कौन कौन से स्टेट्स हैं या कितने स्टेट्स हैं। तो गुजरात को आप देख रहे हो, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है ना। वेस्ट कोस्ट पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 राज्य हैं। फिर इधर आ जाओगे तमिलनाडु नंबर 6, आंध्रा नंबर 7, ओडिशा नंबर 8, पश्चिम बंगाल नंबर 9। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जो क्या बनाते हैं, हमारी कोस्ट लाइन बनाते हैं, तटरेखा बनाते हैं। अब आगे चलें अगर हम यहां से, तो आगे है अनक्लॉज। नाउ व्हाट इज अनक्लॉज? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यानी कि समुद्र के नियमों पर संयुक्त राष्ट्र का अधिनियम है या अभिसमय है। अधिनियम में अभिसमय कहेंगे। बेसिकली अगर साधारण शब्दों में समझोगे तो ये यूएन की एक ट्रीटी है, संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है, जो ये बताती है कि किसी भी देश का जो आप एक तरीके से कहेंगे सॉवरेन वाटर, संप्रभु जल, और संप्रभु जल का मतलब सॉवरेन वाटर, संप्रभु जल का मतलब हो गया कि किसी देश की जो संप्रभुता है, वो लैंड पर तो हमें पता है कहां तक है, महासागर में कहां तक अधिकार है किसी देश का, उसको ये परिभाषित करती है। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज तो एक ये है कि अगर हम ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखें, मान लीजिए कि ये एक तटरेखा है, इस तरीके से एक कोस्ट लाइन हमने मान ली, ठीक, और आप अज्यूम करिए कि यहां पर ये पानी है, ये वाटर है। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है, वो सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर ये वाटर है, ये पानी है और ये लैंड मास है, ये हमारा स्थल खंड है, तो क्या बोला जाता है कि सबसे पहले आपको एक बेसलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक आधार रेखा।
आधार रेखा कैसे हम ड्रॉ करेंगे? आधार रेखा ये जितने भी बाहर निकले हुए पॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी ऐसे बिंदु हैं जो बाहर निकले हुए हैं, इनको क्या कर लेंगे आप, ऐसे एक लाइन से जोड़ करके मिला लेंगे। अब ये हो गई क्या, ये हो गई आपकी बेस लाइन, ये हो गई आधार रेखा है। क्लियर बात? अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आधार रेखा के अंदर भी तो पानी है, ये सब है ना, ये आप पूरा पानी देख रहे हैं, आधार रेखा और कोस्टलाइन के बीच का पानी है ये। इसको क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, इस पानी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनल वाटर, इसको कहते हैं आंतरिक जल। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा, इस इंटरनल वाटर से आप जो है वो आगे चलिए थोड़ा सा, यहां पर मान लीजिए कि हमने इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ कर ली, और कितनी दूरी पर ड्रॉ की है? 12 नॉटिकल माइल्स हैं, 12 समुद्री मील की दूरी पर। तो ये जो पूरा का पूरा पानी हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हो आप टेरिटोरियल वाटर, मतलब क्षेत्रीय जल है। तो ये हमारा हुआ आंतरिक जल, और ये इतना हिस्सा क्या हो गया हमारा? टेरिटोरियल वाटर, यानी कि क्षेत्रीय जल हुआ। फिर आप यहां से मान लीजिए कि हमने एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक, ये लाइन यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये आप कितना लोगे? तो ये भी आप 12 नॉटिकल माइल्स लोगे, 12 समुद्री मील हमने ले लिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन, सांतत्य क्षेत्र, सांतत्य क्षेत्र। और लास्ट में आप क्या करेंगे? लास्ट में आपने मान लीजिए कि यहां पर एक और लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, और आप समझ लीजिए कि जहां पर कॉन्टिगुअस जोन खत्म होता है, वहां से आपको कितना आगे जाना है? 176 नॉटिकल माइल्स, 176 समुद्री मील। और इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे कह दिया जाता है। तो यही आप देख रहे हो कि अनक्लॉज जो है वो क्या बोल रहा है भाई? अनक्लॉज ने कितने हिस्सों में बांटा है? एक हमारा है इंटरनल वाटर, एक है टेरिटोरियल वाटर, एक है कॉन्टिगुअस जोन, और एक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जरा ध्यान से सुनना, जो इंटरनल वाटर है, आंतरिक जल, क्या बोला कि वाटर बिटवीन लैंडमास एंड बेसलाइन। मैंने अभी डायग्राम में दिखाया आपको कि जो स्थल खंड है और जो तट आधार रेखा है उसके बीच का पानी। कंप्लीट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब पूर्ण संप्रभुता है। यहां पर हालात बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे लैंड पर है। स्थल पर हमारी कंप्लीट सॉवरेनिटी है, पूर्ण संप्रभुता है। किसी दूसरे से कुछ पूछने की, किसी दूसरे को कुछ बताने की हमें जरूरत नहीं। एंड नो राइट ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। यहां पर अधिकार से मतलब यह है कि मान लीजिए कि किसी दूसरे देश का एक जहाज है, वो भारत के इंटरनल वाटर से होकर के निकलना चाहे और भारत मना कर दे। भारत अगर कह दे कि नहीं, हम अपने आंतरिक जल से होकर के आपको नहीं निकलने देंगे, तो आप ये मामला जो है वो यूएन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि यूएन आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप अपना जहाज किसी दूसरे देश के
इंटरनल वाटर से होकर के निकालें। आंतरिक जल मतलब जैसे जमीन वैसे ही पानी भी है। दूसरा आता है टेरिटोरियल वाटर यानी कि क्षेत्रीय जल। कहां से कहां तक? बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक। यहां पर भी देखो कंप्लीट अथॉरिटी है टू यूज दिस वाटर एज पर इट्स नीड, मतलब जैसा हमारा मन, जिस तरीके से हम इस क्षेत्र को इस्तेमाल करना चाहें हम करेंगे। मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हमारे पास कंप्लीट सोवरेनिटी, पूर्ण संप्रभुता है। हमारे सारे कानून लागू होते हैं, जितने भी संसाधन, जो कुछ भी यहां पर मिलता है वो सब कुछ हमारा है। बट फॉरेन कंट्रीज हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, मतलब इनोसेंट पैसेज का अधिकार है। ये इनोसेंट पैसेज क्या होता है? इनोसेंट पैसेज का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश का जहाज टेरिटोरियल वाटर से होकर के निकल सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप चुपचाप वहां से निकल जाएं। आप किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्शन ना करें जो उस कोस्टल स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ठीक है, आप निकल जाइए, आपको निकलने दिया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा, ये आपका अधिकार है। लेकिन इनोसेंट पैसेज का है, अगर कोस्टल कंट्री बोलती है कि आपने कोई भी ऐसी पोजीशन ले ली जो उस कंट्री के लिए थ्रेटनिंग थी, तो फिर वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। कॉन्टिगुअस जोन क्या है? जहां पर टेरिटोरियल वाटर खत्म हुआ वहां से 12 समुद्री मील और आगे चले जाओ। इसमें जो इंडियन लॉज होते हैं, भारत के जो कानून होते हैं, इमिग्रेशन यानी कि प्रवास को लेकर के, कस्टम्स को लेकर के और पॉल्यूशन प्रदूषण को लेकर के, केवल ये 3 चीजें याद रखेंगे, इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड पॉल्यूशन। इनको लेकर के जो भारत के नियम हैं, भारत के जो कानून हैं, वो यहाँ पर लागू होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और नियम कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लास्ट में आ गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 176 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द आउटर लिमिट ऑफ कॉन्टिगुअस जोन, यानी कि आज जहां पर हमारा सांतत्य क्षेत्र समाप्त होगा वहां से आप 176 समुद्री मील जो है वो गिन लीजिए, वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। यहाँ पर देखिए बस बात इतनी होती है कि जितने भी संसाधन हैं वहाँ के, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन पर हमारा पूर्ण अधिकार है। हम खुद से किसी दूसरे देश को देना चाहें तो दे सकते हैं, बट हमारी कोई मजबूरी नहीं। जो भी संसाधन वहाँ पर मिलेंगे उस पर सबसे पहला और एक्सक्लूसिव जो राइट होगा वो किसका होगा? कोस्टल कंट्री का होगा। तो ये अनक्लॉज आप थोड़ा सा जो है वो याद रख लीजिएगा, ओके। चलो अच्छा, लास्ट में हम लोग आते हैं इंडियाज लैंड फ्रंटियर्स, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं उनको देख लेते हैं। देखो भारत के जो लैंड फ्रंटियर्स हैं, अगर उनकी कुल लंबाई देखोगे तो 15,106.7 किलोमीटर है। मोटे तौर पर 15,000 किलोमीटर के आसपास लंबी हमारी जो तटवर्ती जो सीमा रेखा है वो है, ठीक। कितने देशों के साथ लगती? तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यानी कि 7 कंट्रीज हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लें, 7 देशों के साथ सीमा लगती है। 16 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो क्या बनाती हैं? बॉर्डर बनाती हैं। अब पहले चलते हैं मैप में, क्योंकि इस चीज को समझना मैप से ज्यादा बेहतर है, वैसे तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन है। अब अगर हम इससे देखें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नंबर 4, उत्तराखंड नंबर 5, यूपी नंबर 6, बिहार नंबर 7, पश्चिम बंगाल नंबर 8, सिक्किम नंबर 9, असम नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश नंबर 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम
14, त्रिपुरा 15 और मेघालय 16। 16 राज्य हैं जो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरीज में आप सब लोग जानते हो कि लद्दाख भी अब एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो 16 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज। क्लियर है, ये बॉर्डर बना रहे हैं। अब बात ये है कि थोड़ा सा हम बॉर्डर्स के बारे में जान लें कि कौन सा बॉर्डर किसके साथ लग रहा है। जैसे सबसे पहले देखो बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ ही है, लगभग 4100 किलोमीटर। कितने राज्य हैं, 5, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ठीक, आप इस चीज को यहां पर भी देख लीजिए कि अगर हम बात करें, ये बांग्लादेश है, बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ लगा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ये असम के साथ लग रहा है, ठीक, मेघालय के साथ बॉर्डर है। यहां पर फिर हम देख रहे हैं असम के साथ सीमा लग रही है, और यहां पर हमने देखा भाई त्रिपुरा के साथ है, और ये वाले हिस्से में अगर हम आ जाएंगे तो मिजोरम के साथ है। तो 5 राज्य हैं जिनके साथ सीमा बना रहा है कौन, बांग्लादेश। ठीक, फिर बांग्लादेश के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ है, चीन के साथ। आप यहां पर देखो, चाइना 3488 किलोमीटर। अब ये किसके साथ साथ सीमा बना रहा है, 3488 किलोमीटर लंबी जो सीमा है हमारी, यहां से अगर हम चलें तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1+4 है, एक यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य हैं। क्लियर हो गई बात। तो एक संघ शासित क्षेत्र है और 4 राज्य हैं जिनके साथ सीमा बना रहा है चीन। फिर कौन आ गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान का बॉर्डर तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है, 3323 किलोमीटर लंबा है, 3323 किलोमीटर लंबा है। ठीक, अब कौन कौन बॉर्डर बना रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हो भाई लद्दाख की सीमा लग रही है, यहां हमने देखा जम्मू कश्मीर की सीमा लग रही है पूरा ये, तो ये तो 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। फिर आ गया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी कि यहां पर 2+3 है, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर अगर हम और देखें और अगर हम बात करें तो चौथी सबसे लंबी सीमा है नेपाल के साथ। अब नेपाल के साथ किस किस का बॉर्डर लग रहा है, तो चलो यहां पर देख लेते हैं कि नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमा है। उत्तराखंड बिल्कुल है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, यानी कि नेपाल के साथ 5। तो देखो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य थे, चीन के साथ 1+4 था, ठीक, पाकिस्तान के साथ 2+3 था, और नेपाल के साथ है 5। अब नेपाल के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा वो है म्यांमार, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। किस किस के साथ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो यानी कि म्यांमार के साथ अगर हम देखें तो 4 स्टेट्स हैं जो सीमा बना रहे हैं, 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा भूटान आ गया, 699 किलोमीटर, यानी कि लगभग 700 किलोमीटर है। तो भूटान के साथ अगर आप देखोगे तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल, यानी कि 4 राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं। ठीक, और लास्ट में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो कि केवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ लगता है, और वो भी यहाँ ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है इस जगह पर बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, यानी कि केवल एक यूनियन टेरिटरी से, और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबाई है। तो मतलब सबसे छोटी सीमा जो है वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। क्लियर हो गई बात।
तो अब अगर कभी ये सवाल पूछा जाए कि कितने ऐसे राज्य हैं या कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक है बांग्लादेश और दूसरा है कौन? नेपाल। बस समझ गए, एक है बांग्लादेश और दूसरा है नेपाल। बस ये 2 ऐसे हैं जिनकी सीमा लगती है किसके साथ? 5 राज्यों के साथ। अगर यह आ जाए कि 5 राजनीतिक इकाइयों के साथ, पॉलिटिकल यूनिट्स के साथ, तब फिर इसमें चाइना को भी हम ऐड कर लेंगे और तब फिर इसमें हम पाकिस्तान को भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि पहले तो राज्य थे लेकिन अब क्या हो गए हैं, ये यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। अगर आ जाएगा कि 4 राज्यों के साथ कौन कौन सीमा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज म्यांमार, और म्यांमार के अलावा भूटान, ये 4 के साथ सीमा बना रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और इसमें पूछ ली जाती है, ये तो चलो आपने देश और उनका संबंध देख लिया राज्यों के साथ, लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या राजनीतिक इकाइयां हैं जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, बॉर्डर लग रहा है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, यानी कि लद्दाख कितने के साथ सीमा बना रहा है? 3 के साथ सीमा बना रहा है। और कोई है ऐसा जो 3 के साथ सीमा बनाता है? तो आ जाओ जरा यहां, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किसके साथ? नेपाल के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर, यानी कि पश्चिम बंगाल भी कितनों के साथ बॉर्डर बना रहा है? 3 के साथ। फिर आ जाओ इधर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ? अरुणाचल प्रदेश को अगर हम देखें कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो चीन के साथ सीमा, म्यांमार के साथ सीमा, भूटान के साथ सीमा, यानी कि ये भी 3 के साथ सीमा बना रहा है। अब आ जाओ सिक्किम। तो सिक्किम को देखो, सिक्किम जो है ये भी नेपाल के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, यानी कि 3 के साथ बॉर्डर बना रहा है। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने की अगर बात है तो लद्दाख को याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। इसके अलावा आप सिक्किम को याद रखेंगे, ठीक है, नेपाल, भूटान, चाइना। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल को याद रखेंगे, ठीक है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। इसके अलावा आप अरुणाचल को याद रखेंगे, अरुणाचल, ठीक है, चाइना है, भूटान है और म्यांमार है। इनके साथ बॉर्डर जो है वो ये बना रहे हैं। 2 के साथ अगर बात की जाए कि कितने ऐसे राज्य हैं जो 2 के साथ सीमा बनाते हैं, तो अगर 2 के साथ बात आएगी तो सबसे पहले तो आप उत्तराखंड को ही देख रहे हो, 2 के साथ, चीन और नेपाल के साथ बॉर्डर है। फिर अगर हम देखें कि और कोई ऐसा स्टेट है जो 2 के साथ बना रहा है, तो असम को देख लीजिए आप, असम को। असम जो है वो भूटान के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर बना रहा है। और कोई ऐसा राज्य तो बिल्कुल है, मिजोरम को आप देखिए, मिजोरम जो है म्यांमार के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और बांग्लादेश के साथ। तो अगर 2 की बात होगी तो हम उत्तराखंड को ले लें, हम असम को ले लें और हम मिजोरम को लें, ठीक है। तो गाइस देखिए, आज ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, पढ़ाई, समझाई, अगर आपने ध्यान से सारी चीजों को पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। बाकी ये है कि जब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे
फिजियोग्राफी पर और जो बाकी की चीज़ें हैं तब मैं और आगे की चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा, डिस्कस कराऊँगा। तो आज हम लोगों को ये जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था इंडिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें पूरा भारत का जो विस्तार है, ठीक, भारत के जो बॉर्डर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम लोगों ने कवर अप की हैं। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स हों वो आप लोग ज़रूर पहुँचाइएगा मेरे पास तक। जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए।